डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर। आज का ये वीडियो बेहद इंसाइटफुल होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मिस्टेक्स दैट वी नीड टू अवॉइड एज एन एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट, टू सिक्योर आवर पोजीशन इन दीज बैंकिंग एग्जामिनेशन एंड द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्या है वो 3 स्पेशल बड़ी मिस्टेक जो हम हर बार कर जाते हैं एज एन एस्पिरेंट। और अगर आप मेरा यकीन मानिए कि अगर आपने इन मिस्टेक्स को अभी से सुधार लिया तो आपके सिलेक्शन में मुझे ही लगता कि कोई भी रुकावट हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते बिना किसी देरी के बात करते हैं क्या है वो बड़ी 3 मिस्टेक्स। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट हो कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ सेशन ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा एंड ऑल्सो इसको फॉलो कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। आगे बढ़ती हूँ मैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू, क्योंकि ये जो आज का वीडियो है ये इसी बारे में है। हमें कई बार लगता है कि वो तो लकी है, उसका सिलेक्शन हो गया, उसकी उसकी किस्मत जो है उसको साथ देती है, मैंने तो इतनी पढ़ाई करी। मेरा पर्सनल ये मानना है कि लक भी उसका फेवर करता है जो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। यानी कि अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड ही नहीं हो तो अपॉर्चुनिटी अगर आपके दरवाजे पे आई भी तो आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। सो लक एंड अपॉर्चुनिटी इट फेवर्स दोज हु आर वेल प्रिपेयर्ड, जो पहले से ही अपनी तैयारी करके रखे हुए हैं, जो तैयार हैं। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। यानी कि अब बढ़ते हैं आगे। तो क्या है वो मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी। सबसे पहले बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम सब करते हैं और जो आपने मेरे मुंह से कितनी बार सुना होगा कि ये मिस्टेक नहीं करनी है, दैट वी कीप ऑन वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन। अब इसके क्या नुकसान होते हैं, और अगर आप नोटिफिकेशन का वेट ना करके अपना एजेंडा सेट करके अपना गोल, अपना एग्जाम टारगेट करते हुए अगर आप अपनी प्रिपरेशन टाइमली शुरू कर दे तो वो जो टाइमली प्रिपरेशन है वो आपको कहां पहुंचाती है, जरा उसको देखिए। अगर आप राइट टाइम प्रिपरेशन शुरू करते तो सबसे पहली चीज क्या, आपको मौका मिलता है बहुत सारा एनालिसिस करने का, आपको मौका मिलता है पीवाईक्यूज को देखने का। और पीवाईक्यूज को हम क्यों देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने से क्या होगा, इट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट योर एग्जाम इन सो मेनी वेज। ये आपको प्रिपेयर करता है कि अच्छा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपने एक चैप्टर पढ़ा और आपको लगा कि आपको सब कुछ आ गया, बट जब उसी चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे गए आप आंसर नहीं कर सके बिकॉज आपने उन कीवर्ड्स को हाईलाइट नहीं किया जो जिनसे क्वेश्चन बन रहे थे। तो पीवाईक्यूज आपको एक तो आपका स्टैंडर्ड सेट करते हैं, आपको एक इंसाइट देते हैं, आपको एक डायरेक्शन देते हैं। चलिए, तो आपको अगर आपने राइट टाइम प्रिपरेशन शुरू कर दी तो आपको पीवाईक्यूज को देखने का मौका मिलेगा। इसके बारे में मैं और डिटेल में बात करूंगी क्योंकि मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा डायरेक्शन आपको देते हैं। दूसरा, आपको टाइम मिलता है प्रैक्टिस करने का। आपको पता है कि आपके सभी एग्जाम जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं या जो एसओ एग्जामिनेशन है या जो बैंक एग्जाम्स हैं, इन सब एग्जाम में आपको 2 तरीके की चीजें करनी होती है। एक वो एरिया जो आपका प्रैक्टिस वाला है। प्रैक्टिस वाले एरिया क्या होते हैं, प्रैक्टिस वाले एरिया होते हैं आपके क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। इन सेक्शंस को आप तभी मजबूत कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। लेकिन प्रैक्टिस कैसे होती है, क्या 1 महीने में प्रैक्टिस होती? नहीं। आपको प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए, आपको समय चाहिए, आपको टाइम चाहिए। दीज आर 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, 3 डिफरेंट डोमेन्स, राइट। देन टाइम फॉर मल्टीपल रिविजन्स, आपको समय मिल पाता है मल्टीपल रिवीजन का। अब ये किस बारे में, क्योंकि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश इन प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स के अलावा आपके जो और सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके जनरल अवेयरनेस, फिनेंस होता है, आपके इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज होते हैं, आपके बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको याद करना होता है, जहाँ पे आपको उस डेटा को दिमाग में रिटेन करना होता है। और जब भी हम जनरल अवेयरनेस जैसी चीज़ों की बात करते हैं, इट रिक्वायर्स मल्टीपल रिविजन। और मल्टीपल रिविजन तब हो पाएगा जब आपके पास उसके लिए समय होगा। आपने सपोज फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे आपका एग्जाम आने वाला है जैन में, 10 जनवरी को सेबी का एग्जाम है। उस सेबी के एग्जाम के अंदर अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं या फिनेंशियल अवेयरनेस आपको पढ़ना है या कोई ऐसा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है जिसमें आपको रिवीजन की जरूरत है, आपके पास केवल इतना ही टाइम था कि आप उसको एक बार पढ़ सके। नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि आपके ब्रेन में डेटा तो गया बट वो डेटा बहुत ही हौच पौच है। अब जब आपके ब्रेन को उस डेटा को फेच करना होगा, और क्योंकि वो अच्छे से कंपाइल नहीं हुआ है, क्योंकि वो आपके दिमाग में उसका बाइफर्केशन नहीं हुआ है, व्हाई, बिकॉज आपने मल्टीपल रिवीजन नहीं किए। डेटा तो चला गया बट ऐसा डेटा क्या करता है और कंफ्यूजन पैदा करता है। तो जब आपके एग्जाम में आपको उस डेटा को फेच करना है तो वो डेटा बहुत ज्यादा मिक्स्ड मैच हो चुका है एंड इट विल लीड फॉर द रॉन्ग आंसर्स। और रॉन्ग आंसर मतलब नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग मतलब इंपैक्टफुल, बहुत इंपैक्टफुल होती है। तो मल्टीपल रिवीजन, ये बड़ी छोटी बातें हैं, ये आपको लग सकता है कि ये तो बहुत छोटी बात है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं, आई थिंक नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम योर सिलेक्शन
इनफैक्ट दिस ईयर और मे बी द कमिंग ईयर, ये ध्यान रखिएगा। देन तीसरी चीज है दैट टाइम टू राइट मॉक। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो एम्पल, मतलब मुझे लगता है कि अगर 100 बच्चे एक एग्जाम लिखते हैं तो 100 में से कम 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि उनको लगता है कि बस सिलेबस पूरा हो जाए। ये आपके ग्रेजुएशन वाले एग्जाम्स नहीं है, ये आपके 10th 12th 11th 12th के एग्जाम्स नहीं है, ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। यहाँ पे आपकी स्पीड के साथ आपकी एक्यूरेसी, आप उसकी नॉलेज, ये सब चीजें एक साथ आपको प्रेजेंट करनी है एग्जाम के अंदर, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आपने जिस तरह से सिलेबस छोड़ दिया सिलेक्शन नहीं होगा, उसी तरीके से अगर आपने मॉक नहीं लिखे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मॉक आपकी गलतियों को रेक्टिफाई करते हैं। तो मॉक लिखने का समय तब मिलेगा, क्योंकि मॉक करना केवल सिर्फ मॉक लिखना नहीं होता है, मॉक के बाद उसका एनालिसिस होता है। एनालिसिस में आपको पता चलता है क्या है आपके वीकर एरियाज, क्या है आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, क्या है आपके ऐसे एरियाज जिसमें आपको थोड़ी और मेहनत करनी है, क्या ऐसे एरियाज जिसमें आप निश्चिंत हो सकते हो, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ दीज टॉपिक्स आर डन राइट। कहाँ पे आपको स्पीड बढ़ानी है, कहाँ पे आपको आता तो है लेकिन कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स नेगेटिव हो जा रहा है। ये सारी चीजें आपको कब पता चलेगी? जब आप मॉक लिखोगे। मॉक लिखने के लिए समय चाहिए, टाइम चाहिए, और उस मॉक को लिखने के बाद, उस मॉक को करने के बाद यू नीड टाइम टू एनालाइज एंड देन यू नीड टाइम टू वर्क ऑन दोज मिस्टेक्स। एनालिसिस के बाद जब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अभी भी गलती हो रही है, उसको आपको रेक्टिफाई करना है। समय आपको फिर से देना पड़ेगा ताकि आप उन टॉपिक्स पे, उन मिस्टेक्स पे काम कर सके और उसको बेहतर कर सके। देन नेक्स्ट, इसके बारे में बात कर चुके हैं। ऑल्सो जब आपको ये पता होता है कि आपके पास टाइम है, सपोज मुझे एक प्रिपरेशन करनी है जिसमें मेरा 1 महीने बाद मेरा फेज 1 का एग्जाम है, और एक मेरे पास टाइम है जहाँ पे मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया और मैंने अपने आप को 4 महीने का टाइम दिया या 5 महीने का टाइम दिया। क्या मैं केवल फेज 1 की तैयारी करूंगी? नहीं, मैं कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करूंगी। मैं इस कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी में फेज 1 और फेज 2 मैं दोनों की तैयारी साथ में करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि फेज 1 से पहले मेरे पास जितना एक्स्ट्रा टाइम मिल गया वो टाइम मेरे पास केवल एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 के अंदर जो टाइम होता है वो मैक्सिमम 45 डेज का आपको टाइम मिलता है। ये मैक्सिमम 45 डेज का जनरल जो ट्रेंड है रेगुलेटरी बॉडीज और एसओ एग्जाम्स का, वो होता है 45 डेज का। तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप फेज 2 की तैयारी अलग से जीरो से स्टार्ट कर ले फेज 1 के बाद। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ये राइट टाइम प्रिपरेशन आपको समय देगा, आपको टाइम देगा कि आप उस कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी को कर सके। फेज 1 और फेज 2 की तैयारी आप साथ में कर सके, या अपने आप को इतना प्रिपेयर कर ले कि फेज 2 आपको बर्डनिंग ना लगे फेज 1 के क्लियर होने के बाद। एंड एट लास्ट जब ये सारी चीजें आपके पास होंगी तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, और हमारा कॉन्फिडेंस नॉट द ओवर कॉन्फिडेंस, जब हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है तो हम जो पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं एग्जाम में या मॉक में, वो हम नहीं आएंगे, क्योंकि हमने इतनी तैयारी की है, हमने इन डेप्थ तैयारी करी है, हमने जो है हर एक चीज, हर एक स्टेप पे अपने आप को वेरीफाई किया है, हमने PYQs देखे हैं, हमने रिविजन्स किए हैं, हमने मल्टीपल प्रैक्टिस की, हमने मॉक्स लगाए, हमने मॉक्स पे अपने नंबर को सुधारा है। भले ही मैंने शुरुआत 15 नंबर से की, बट मैं अब 85-70 तक पहुंच रहा हूँ। ये मेरी अपनी मेहनत है, और वो मेहनत, वो रिजल्ट जब आपको देखेंगे मॉक के अंदर, वो आपको देगी कॉन्फिडेंस, एंड दिस कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू डू वंडर्स इन योर एग्जामिनेशन। ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरी बड़ी मिस्टेक हम हर एस्पिरेंट जो करते हैं वो करते हैं दैट वी स्किप द PYQ। PYQs मुझे लगता है इस मैटर पे जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि PYQs आर योर गाइडिंग लाइट्स। PYQ आपको रास्ता दिखाते हैं, रास्ता बताते हैं कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। राइट करना क्या है बताएंगे आपके PYQs, और कैसे करना है वो बताएगा आपका टाइम, कितना टाइम आपने रखा है। उस स्ट्रैटेजी पे अगर आप काम कर जाएं तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वंडरफुल, बेस्ट जर्नी वो होती है। अब अगर मैं अपने PYQs एनालाइज करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखिए क्या क्या मिलता है। ये आपको राइट डायरेक्शन देंगे। राइट डायरेक्शन कैसे देंगे? आपको हो सकता है कि रीजनिंग में आप पढ़े चले जा रहे थे डिसीजन मेकिंग, आप पढ़े चले जा रहे थे क्रिटिकल रीजनिंग, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक भी है समझने के लिए, गलतियां भी इसमें अटमोस्ट होती हैं। और मैंने जब अपना पेपर देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार इसका तो वेटेज ही नहीं है बहुत ज़्यादा, ये तो 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि इसको छोड़ा जा सकता है। तो आपका जो आपके PYQs होते हैं वो हमेशा आपको राइट डायरेक्शन देते हैं कि आपको क्या करना है, एक्चुअली आपको क्या करना है। ऑल्सो अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि मैम कितने ईयर्स के हम PYQs को हमें फॉलो करना चाहिए, आई थिंक मेरे हिसाब से पिछले 3 साल के PYQs को अगर आप देखते हैं ना, इट इज मोर देन सफिशिएंट। मतलब आप लास्ट 3 ईयर्स को देख लीजिए, लास्ट 3 years इट इज मोर देन सफिशिएंट। आई थिंक इससे ज्यादा रिक्वायर्ड है ही नहीं। ठीक है,
देन इट गिव्स यू एन इंसाइट इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं अपने सब्जेक्ट के एग्जांपल लेके आपको बताऊंगी. जब आप सपोज रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हैं, है ना, अब रीजनिंग का आपने सेक्शनल टेस्ट लगाया, उसमें आपको पता चलेगा कि इस सेक्शन में मैंने 3 सेक्शनल टेस्ट लगा लिए और तीनों सेक्शनल टेस्ट में मैंने देखा कि पजल्स और सीटिंग बहुत आते हैं. और पजल्स और सीटिंग में भी एक टाइप की पजल है जो हर बार दिख जाती है, जैसे कि स्केड्यूल पजल का बड़ा वेटेज है. हर टेस्ट में मुझे स्केड्यूल पजल दिखाई देगी. मुझे हर टेस्ट में जो है फ्लोर पजल भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है. सीटिंग में आपको पता चल रहा है कि सीटिंग में जो ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे लोग बाई डायरेक्शनल फेस करके बैठे हैं. कुछ सेंटर फेस कर रहे हैं, कुछ बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं. अब जब ये बार बार आपके आंखों के सामने आएगा तो इट विल गिव यू एन आइडिया कि हाँ भाई पीवाईक्यू में क्या देखा आपने, इस तरीके का क्वेश्चन देखा. अब भले ही आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक की प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बट यू विल हैव अ स्टैंडर्ड टू अचीव. आपको स्टैंडर्ड लेवल पता है कि अच्छा हम शुरुआत तो बेसिक से करेंगे क्योंकि समझने के लिए बेसिक की जरूरत है, फाउंडेशन की जरूरत है, बट आपको पता है आपका लेवल क्या रहेगा, क्योंकि आपने जिन लेवल के क्वेश्चंस को देखा वही तो आपको आने चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम का लेवल सेट है, राइट तो वो लेवल अचीव करने के लिए इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट यू लुक एट द पीवाईक्यूज. आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी पता चलेगा. एक सिंगल टॉपिक, मैं बात करूं आपकी परसेंटेज टॉपिक की, क्वांट की, है ना, एक सिंगल टॉपिक से बेहद आसान क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बेहद डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है रीजनिंग का जिसमें एक बहुत आसान क्वेश्चन आपके सामने रखा जा सकता है और एक ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है जो शायद हमसे ना बने या बहुत डिफिकल्टी हो जिसको डिकोड करने में. सो इट सेट्स द लेवल ऑफ डिफिकल्टी. आपको पीवाईक्यू देख के पता चलता है कि पेपर की डिफिकल्टी का लेवल क्या है. इज इट above average, is it moderate, or it is difficult? Or the sooner you know the level of the examination, the better it is for your preparation. क्योंकि जितना जल्दी मुझे पता चल जाएगा कि गहराई कितनी है, उतना अच्छे इंतजाम के साथ हम पानी में उतरते हैं, राइट ये ध्यान रखिएगा. देन इट सेट्स द स्टैंडर्ड. यस, इट रेजेस द बार, इट टेल्स यू द एग्जैक्ट स्टैंडर्ड कि आपको किस लेवल पे तैयारी करनी है. आई थिंक PYQs a quint essential for your preparation. इसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड मिस्टेक जो हम करते हैं, वी इग्नोर द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन. हम हर एग्जाम की तैयारी एक तरीके से किए चले जा रहे हैं, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे वो IBPS SO हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो. इग्नोरेंस टू द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन से मतलब है कि आप अपने एग्जाम पैटर्न को देखिए. नाउ अंडरस्टैंडिंग द डिमांड, इसमें क्या होगा, इसमें आप अपने एग्जाम पैटर्न को जरा अच्छे से देखिए. लुक एट योर एग्जाम पैटर्न वेरी नाइसली. इसके साथ साथ अपने सिलेबस को अच्छे से देखिए, है ना. ये दोनों चीजें, स्पेशली एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे से देखिए. अब इससे होगा क्या, जब आप एग्जाम पैटर्न देखते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये वाले सब्जेक्ट्स क्वालिफाइंग है तो मुझे इसको इतना टाइम देना है. अच्छा सेक्शनल टाइमिंग इस पेपर में है, मतलब मुझे सेक्शन वाइज अपनी स्पीड को बढ़िया करना है. अच्छा इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, मतलब मुझे जो है बहुत ज्यादा गेस वर्क पे मैं डिपेंडेंट नहीं हो सकता हूँ. जनरल अवेयरनेस में वैसे भी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में तो आप वैसे भी नहीं होते हो, आप गेस वर्क करते भी तो जनरल अवेयरनेस जैसे सब्जेक्ट में करते हो और किसी में नहीं कर सकते आप, राइट, इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट अगेन, है ना. और इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ जब आप अपना एग्जाम पैटर्न देखोगे तो आप ना स्ट्रेटेजाइज कर पाओगे. मेरे फेज 1 में क्या आ रहा है, मेरे फेज 2 में क्या आ रहा है, फेज 1 में और फेज 2 के अंदर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपके फेज 1 में और फेज 2 में क्या है, कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहती हूँ आपको. आपने सेबी का पेपर का पैटर्न देखा है, नहीं देखा होगा. जिन्होंने देखा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा मैं बताना चाहती हूँ कि सेबी के अंदर जर्नलिस्ट पोस्ट वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनका फेज 1 के अंदर जो पेपर 2 है वो एग्जैक्ट सिलेबस रिपीट होगा उनके फेज 2 के अंदर. फेज 1 में उसकी कम परसेंटेज आएगी, फेज 2 में उसी टॉपिक की उसी सब्जेक्ट की हायर वेटेज में वो पूछा जाएगा. तो अगर मुझे अपने एग्जाम पैटर्न को अगर मैं इज्जत दूं, थोड़ी रिस्पेक्ट दूं, मैं देखूं मेरे एग्जाम में क्या आने वाला है, फेज 1 में क्या आने वाला है, फेज 2 में क्या आने वाला है, एंड इफ आई हैव टाइम तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी तैयार करूंगी और वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी शॉर्ट करेगी मेरे सिलेक्शन को, राइट. इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मिस्टेक हम करते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस ना करना, इसको लाइटली लेना. जनरली हमारी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो फेज 2 में आती, फेज 1 में नहीं आती, लेकिन इसको हम बहुत बार लाइटली ले लेते हैं. जबकि अगर आप डे 1 से अपनी प्रिपरेशन से शुरुआत करने लग जाओ ना, इसकी हफ्ते में आप वीकली
अपने आप को एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अपने आप को लगाइए, अपने आप को आधे घंटे का टाइम, क्या हम वीक में आधे या 1 घंटे का टाइम इसको नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते, बट वो ओवर द वीक जो आपकी प्रिपरेशन होगी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को लेके, वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगी आपके सिलेक्शन पे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक साथ बर्डन नहीं पड़ेगा। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में 2 चीजें काम करती है, एक आपका कंटेंट, क्योंकि जो आप लिखोगे, क्या लिखो, कविताएं थोड़ी ना लिख कर आओगे, है ना, शेरो शायरी थोड़ी ना लिख कर आओगे, आप उसमें कंटेंट लिख कर आओगे। फाइनेंस से रिलेटेड अगर कुछ पूछा जा रहा है या किसी सोशल इशू से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो एक हमारा कंटेंट आता है कहाँ से? पढ़ने से आता है। और वो कंटेंट आप पढ़ तो रही हो, अब उसी पे बेस्ड अगर आपको लिखने को दे दिया जाए तो आपकी स्टार्टिंग में गलतियां होंगी, बट उन गलतियों पे सुधारने का आपको बहुत जल्दी टाइम मिल जाएगा। राइट, अगेन टाइम इज द फैक्टर गाइज। टाइम बहुत बड़ी चीज है, टाइम को वैल्यू कीजिए, अपने खुद के टाइम को बहुत वैल्यू कीजिए। राइट, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को जो हम अवॉइड कर देते हैं, इसको हमें अवॉइड नहीं करने की जरूरत है। अगर वो एग्जाम, जब अपने एग्जाम पैटर्न को देख रहे हो और अगर आपके एग्जाम में फेस टू फेस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, तो स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगनिंग। बहुत ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन हर हफ्ते आप इसको टाइम दीजिए। एंड फॉर दिस स्टार्ट रीडिंग आर्टिकल्स ऑल्सो। एक और चीज की मैं सलाह दूंगी, दैट ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू योर आर्टिकल रीडिंग। किसी भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल आप उठाइए, लेकिन सेक्शन आपका फाइनेंस या सोशल इश्यूज, इस तरीके के सेक्शन को रखिएगा, सो दैट आपको एक अच्छी वोकैब मिल सके, आपको इंसाइटफुल डेटा मिल सके, कंटेंट मिल सके, विच विल हेल्प यू इन राइटिंग दी दिस जो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर आएगा, वहां पे आपको बहुत हेल्प करेगा वो। राइट, तो ये थी कुछ बड़ी मिस्टेक। मुझे लगता है अगर हम इन मिस्टेक्स को अपनी क्या कर ले, सुधार लेना, तो एम्पल अपॉर्चुनिटीज योर वे गाइस। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप देखो 2025 ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड है और 2026 में आपके पास ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा, 2025 वाले एस्पिरेंट को मैं बोलना चाहती हूँ, अभी भी 30 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो सेबी ग्रेड ए का। 30 नवंबर तक आप फॉर्म 28 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो नबार्ड का। और उसके साथ साथ 1 या 2 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो ईसीजीसी पीओ का। अभी भी आपके पास 3 बड़े मौके हैं, सेबी ग्रेड ए, नबार्ड ग्रेड ए और साथ ही साथ ईसीजीसी पीओ। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया, एलिजिबिलिटी चेक करो, आपको इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा उसकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, और जरूर उसको फिल कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं। अब आते हैं 2026 की बात करते हैं। इनमें से 90% ऐसे एग्जाम हैं जिनमें आपकी ग्रेजुएशन केवल रिक्वायर्ड है। ये आरबीआई, नबार्ड, सेबी, इफ्स, इरिडाई, सिडबी, ये सभी एपीएफआरडीए, ऑल दीज एग्जामिनेशन आर हाईली प्रेस्टिजियस जॉब। ये बहुत हाई रेप्यूटेड जॉब्स हैं, अच्छा सैलरी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को यहाँ पर उठा के, दीज आर योर अपॉर्चुनिटीज गाइस। बस मेरी एक बात मान लीजिए, दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अपना जो एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं अगले साल, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट नाउ। एंड इसके साथ साथ एक खुशखबरी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो ये कि इस समय अगर आप अपनी प्रिपरेशन को इंपॉर्टेंस देते हुए, इस इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए कि मेरी प्रिपरेशन, मेरी सिलेक्शन की जर्नी का पहला पड़ाव है और मुझे वेट नहीं करना नोटिफिकेशन, मुझे तैयारी आज करनी है, तो उस तैयारी में आपकी हेल्प करने के लिए, आपके जिद को पूरा करने के लिए अड्डा 24/7 लेकर आए ये बहुत बड़ा ऑफर, जिसके अंदर आप अगर इस समय बैंक महापैक प्लस में एनरोल करते हो, तो आपको एक तो मिलती है ट्रिपल वैलिडिटी, यानी कि 6 मंथ का महापैक आपको मिलेगा 18 मंथ के लिए। उसके साथ साथ आपको इस समय किसी भी अगर सिंगल बैच में, किसी भी लाइव बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, तो हर एक बैच इस समय आप लोगों को मिलेगा 2599। जनरली जो बैचेस होते हैं वो 3200, 3300, 3400, 3600, 4200 ये होते हैं आपके बैचेस के फीस। लेकिन इस समय आप किसी भी लाइव बैच में एनरोल करोगे तो 2599 का। चूज योर टारगेट, अपना गोल डिसाइड करके उस बैच को अभी ले लीजिए, क्योंकि ये डिस्काउंट ऑफर कल खत्म हो जाएगा, सॉरी आज खत्म हो जाएगा, आज शाम तक खत्म हो जाएगा। राइट नाउ, इसके साथ साथ बैंक महापैक प्लस क्या ऑफर करता है? बैंक महापैक प्लस में आपके हर एग्जाम, ये जितने भी, अगर आप मुझसे पूछे कि मैम बैंक महापैक प्लस में क्या आएगा, ये जितने भी एग्जाम्स आपके सामने हैं, ये सभी एग्जाम आपके महापैक प्लस में कवर होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं अगर आपने बैंक महापैक प्लस में अपने आप को एनरोल किया है। एट द लोएस्ट फीस ऑफ द ईयर, सबसे कम फीस आप लोगों को मिल रही है एट 4199 में, और डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है Y651। रेफरल कोड का ध्यान रखना है, इसको चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। अब करना क्या है हमें और कैसे एनरोल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यस, दिस इज द लिस्ट ऑफ एग्जाम जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हमें क्या करना है, हमें जाना है अड्डा
24/7 की एप्लीकेशन पर, राइट। अड्डा की एप्लीकेशन पे जाइए, उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे हम एप्लीकेशन पे गए और यहाँ ऑल कोर्सेज में हमें जाना है और यहाँ हमें सेलेक्ट करना है रेगुलेटरी बॉडी। ये आ जाएगा हमारा बैंक महापैक, और इस बैंक महापैक प्लस के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, चाहे तो आप बैंक महापैक में चले जाइए, चाहे आप चले जाइए डायरेक्ट इंडिविजुअल बैचेस पे। ये जितने भी बैचेस हैं इस समय आप लोगों को मिलेंगे एट, जो मैंने फीस बताई थी 2550 के अंदर अंदर मिलेंगे। एल्स आप बैंक महापैक में जा सकते हैं। ये है आपका बैंक महापैक प्लस, ये आपका रेगुलेटरी बॉडीज का महापैक प्लस, राइट। आप चूज कर सकते हैं एज पर योर विजडम, राइट। इस पे जाके आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके आप करेंगे बाय नाउ, और बाय नाउ करके लगा देंगे आप डिस्काउंट कोड, ठीक है। क्या लगा देंगे आप? डिस्काउंट कोड। और डिस्काउंट कोड आप सभी लोगों को पता है क्या है? Y651। ये कोड लगा देंगे आप, ठीक है। और ये आपका जो डिस्काउंट है ये हो जाएगा आपका कितना? 6 मंथ का कोर्स वैलिड होगा आपके 18 मंथ के लिए, और आपको डिस्काउंट मिलेगा 4100 में। आप लोगों को ये सारी चीजें अवेल हो पाएंगी। सो दैट विल बी ऑल गाइज। आई जस्ट कैन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। अड्डा की एप्लीकेशन पे जाना है, रेगुलेटरी बॉडीज में जाना है, और उसके बाद ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये था मेन एजेंडा आपकी इस क्लास का, इस इंफॉर्मेशन का। और इस इंफॉर्मेशन में अगेन मैं यही बोलूंगी दैट बी जिद्दी यार। हर किसी को अपनी जिद पूरी करने के लिए रिसोर्सेज होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, और आपका अपना एम क्लियर होना चाहिए। विद दिस आई विल एंड द सेशन। आई एम श्योर आपको ये मिस्टेक्स अब आप जरूर अवॉइड करेंगे। डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स, यू नो, मेक न्यू वंस एंड लर्न फ्रॉम देम। थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।